Hello guys, hello, welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Moria. Good morning guys. Today we have revision chapter, subject verb agreement. Subject verb agreement is very important chapter and that is called the nucleus. It is also called syntax. Syntax of any language is very important. So should I go again to revise it so that you may get interest in grammar and in other parts as well. So let us have the revision कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है. तो सब्जेक्ट और वर्ब का एक तरह से तालमेल होता है. एग्रीमेंट मतलब होता है तालमेल, इसको बोलते हैं तालमेल. ये तालमेल इस चीज के लिए होता है कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे वर्ब भी होना चाहिए. जैसा सब्जेक्ट वाक्य में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे वर्ब भी होना चाहिए. तो सब्जेक्ट कैसा है और वर्ब कैसा है, ये दोनों का मिलाप या इसमें एडजस्टमेंट या अरेंजमेंट या एग्रीमेंट को ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. ये सिंटैक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है. सिंटैक्स वाक्य विन्यास जिसको बोलते हैं, यही कहिए कि ये वाक्य विन्यास है. तो हर लैंग्वेज में हर का वाक्य विन्यास अलग अलग होता है. हिंदी का वाक्य विन्यास अलग है, इंग्लिश का अलग है, और जो ग्रामर में वो चीज़ जो वाक्य विन्यास अलग अलग भाषा का वाक्य विन्यास पढ़ाता है उसे ग्रामर कहते हैं. तो ये डिफिनीशन भी है, कल आपको डिफिनीशन बताएंगे. लिंग्विस्टिक्स से इसका डिफिनीशन क्या है. लिंग्विस्ट लोग जो है ये वाक्य का डिफिनीशन क्या देते हैं, ये उसी तरह से देते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये सिंटैक्स है, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं. तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब में कैसे तालमेल होता है. तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट दो ही तरह का हो सकता है. सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है. वर्ब भी क्या हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल होता है. और तब हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा. और वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा, प्लूरल होगा. तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा और इस चीज को अप्लाई कीजिए जो आप सेंटेंस है उसमें. जैसे आज आपको हम बहुत सरल वेरी इजी सेंटेंस पढ़ने चलेंगे जो बहुत सरलतम से सरलतम सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल को पढ़ाते हैं. तो हम ले लेते हैं कोई एक सब्जेक्ट और उसमें आपको मीनिंग आता है कि नहीं ये भी देख लीजिए. तो मीनिंग भी बता देते हैं. गो का मतलब समझते हैं, आई का मतलब समझते हैं, बी का मतलब समझते हैं, दे का मतलब समझते हैं. तो यही सब इसमें होगा. जैसे आई गो देयर रेगुलरली. आई गो देयर. तो आई जो है और गो, ये इसका मेल होना चाहिए. ये रूल बोलता है कि आई के साथ, तो आई के साथ जो है एम का प्रयोग होता है, लेकिन दूसरे भाग में जो है आई के साथ प्लूरल भी लगता है. जैसे आई गो, आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ एम का प्रयोग ना होकर गो का प्रयोग होता है.
आई गो देयर, ये जो है एक सिला ये हुआ, सिंटैक्स हुआ। आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। वी गो देयर, आप वहाँ जाते हो। यू गो देयर, और इसके बाद जो है he goes there, he goes there, she goes there, और अब इसमें दे लिखेंगे, they go there, तो जो प्लूरल है उसको जैसे ही सी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इनके साथ गोज का प्रयोग होगा। ये भी क्या सिंगुलर है। गो जो है अगर वाक्य में प्रयोग हो ये प्लूरल होता है, और गोज जो है ये वाक्य में प्रयोग हो तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसलिए इसका इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अब फिर से एक बार पढ़ देते हैं। आई गो देयर रेगुलरली, वी गो देयर रेगुलरली, यू गो देयर रेगुलरली, दे गो देयर रेगुलरली, ही गोज देयर रेगुलरली, शी गोज देयर रेगुलरली। तो देखते हैं कि ये इसका सब्जेक्ट वर्ब का तालमेल हुआ। तो और हम देखते हैं इसमें क्या तालमेल हो सकता है। The clock goes well. The clock मतलब होता है घड़ी। तो the clock goes well. The clock goes well. The clock goes well. घड़ी ठीक से चल रही है, तो क्लॉक जो है सिंगुलर हुआ, गोज भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो इसका एक तारतम्य हुआ, दोनों का मेल जोल हुआ, तो सेंटेंस चल पड़ा। तो द क्लॉक गोज वेल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। तो ऐसे करके देखते हैं। तो अच्छा, इसी तरह से जैसे शी वॉज देयर, ही इसी तरह से वाक्य में क्या होता है, इस पास्ट टेंस में जाइए, पास्ट टेंस में उसी तरह से होगा। शी वॉज देयर, शी, ही, दे, we, you, she, he, it। तो अब इसमें आप देखिए, जैसे इट की जगह पर क्लॉक लिखा जाता है तो द क्लॉक गोज वेल, द क्लॉक गोज वेल, ये ऐसे हो गया। और द क्लॉक गोज वेल। She is अच्छा। अब मान लीजिए बदल देते हैं, जैसे she is tired, she is tired, she is tired का मतलब हो गया वह थकी हुई है। He is tired, he is tired, वह थका हुआ है। They are tired, they are tired, वे थके हुए हैं। We are tired, we are tired।
We are tired. You are tired. You are tired. So she is tired, he is tired, they are tired, we are tired, you are tired. अब इसके बाद जो है was where देखेंगे, was where देखेंगे। जैसे जहाँ पर is लिखे हैं वहाँ पर हम was करके देखेंगे, और जहाँ पर are लिखे हैं वहाँ पर where करके देखेंगे। जैसे she was tired, he was tired, they were tired, we were tired, you were tired। ऐसे करते तो इस तरह से हम देखते हैं कि is, am, are, was, were, तो इन सबों को अच्छी तरह से आप सीख जाइए कि इसमें जो है is लगेगा कि was लगेगा कि were लगेगा। अब जो है इसको लगा के देखते हैं। जैसे बी में, इसको आप बी बोलते हो, बी में क्या होता है, इज होगा, एम होगा, आर होगा, वाज होगा, वेयर होगा। ये अब इसको देखते हैं करके कैसे होता है। जैसे the ship was crossing the road, the ship was crossing the road। अब जो है शिप, अभी ये देखिए, the ship was crossing the road। अब यहाँ कुछ डिफिकल्टी लेवल होगा। जैसे शिप जो है, शिप मतलब भेड़ बकरी जिसका मतलब होता है, वो उसका रूप एक जैसा होता है। शिप जो है पानी का जहाज होता है, ये शिप है जिसके मतलब होता है भेड़ बकरी, और ये इसका रूप जो है, इसका फॉर्म एक ही जैसा होगा, यस यस डबल ई पी। तो जब ये शिप है उसका रूप एक जैसा होगा, इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और अगर प्लूरल भी करना चाहते हैं तो आप प्लूरल भी प्रयोग कर सकते हैं, वाज भी प्रयोग कर सकते हैं, वेयर भी प्रयोग कर सकते हैं, ये सही माना जाएगा शिप के लिए। उसी तरह से डियर होता है, डियर मतलब क्या होता है, डी डबल ई आर, डियर मतलब होता है हिरन। अब ये डियर में यस नहीं लगा सकते, डियर्स नहीं होगा, डियर्स जो है गलती है। जैसे आप डी ई डबल आर लिखेंगे, यस लिखेंगे, ये गलती होगा, ये गलत होगा, डियर ही सही है। द डियर वाज और डियर वेयर दोनों सही है। तो द शिप वाज क्रॉसिंग द रोड और द शिप वेयर क्रॉसिंग द रोड, बोथ करेक्ट। द शिप वाज, अच्छा, इसी तरह से द फैमिली, द फैमिली द फैमिली इज कमिंग, द फैमिली आर कमिंग, दोनों सही। द फैमिली आर कमिंग टू सी मी, are coming to see me। टू सी मी का मतलब मुझसे मिलने आ रहे हैं,
परिवार मुझसे मिलने आ रहा है तो फैमिली में आर भी लग सकता है और इज भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि जब फैमिली से मेंबर का बोझ होता है तब वह प्लूरल होता है। जब यदि फैमिली से मेंबर का बोझ होता है तो प्लूरल होता है। अगर फैमिली से इकाई का बोझ हो तब सिंगुलर होता है। जैसे माई फैमिली इज वेरी ओल्ड, माई फैमिली इज वेरी ओल्ड। माई फैमिली इज वेरी गुड, माई फैमिली इज वेरी गुड, यहाँ सिंगुलर का प्रयोग होता है। तो ऐसे भी शब्द हैं जो कि देखने में प्लूरल नहीं होते। तो जैसे शिप है, डियर है बताए, तो उनके साथ रूप जो है वही रहने दीजिए। जैसे डियर का डियर्स नहीं होगा और फैमिली का फैमिलीज नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो इस तरह से आप इसको भी देख लें कि अगर किसी सब्जेक्ट से सिंगुलर और प्लूरल दोनों का बोध हो रहा है तो उसमें कुछ भी सही हो सकता है, समझे कि नहीं? और देखिए कुछ उदाहरण और दिखाते हैं। Some is better than this, some is better than this। जैसे हमने some लिखा, some is better than this, better than this। तो सम का मतलब होता है काउंटेबल नाउन है, तो निश्चित रूप से एक होगा, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग किया है। सम आर बेटर देन दिस। इसमें सम मतलब होता है ज्यादा लोग, मेंबर्स, ये जो ज्यादा मेंबर होगा, तब यहाँ आर लिखा। जैसे शेक्सपियर ने लिखा है some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrust upon them। तो जैसे शेक्सपियर का लाइन ले लीजिए, some are born great, some are born great। यहाँ some का मतलब होगा कुछ लोग, है ना? और some achieve greatness, some have greatness thrust upon them। तो इसमें सम में सिंगुलर का भी प्रयोग हो सकता है और प्लूरल का प्रयोग हो सकता है। और देखिए और किसमें, और जैसे है सम हो गया, हाँ अच्छा, हु से भी होता है, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, Who are coming, who are coming, दोनों सही है, दोनों सही है। एक में सिंगुलर का बोझ होता है, कोई आदमी आ रहा है, एक आदमी एक का बोझ होता है, और इसमें एक से अधिक का बोझ होता है, एक से अधिक का बोझ होता है, एक से अधिक का बोझ होता है। इसलिए यहाँ पर आर लगा, यहाँ इसलिए सिंगुलर। हु के बाद आने वाला अगर कोई नाउन है वो प्लूरल दिखता है तो इज लगेगा, और सिंगुलर दिखता है तो प्लूरल दिखता है तो आर लगेगा, सिंगुलर दिखता है तो इज लगेगा, प्लूरल दिखता है तो आर लगेगा। और देखते हैं, हाँ ऑल के साथ भी इसी तरह से होता है। ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। ऐसे ऑल के साथ ऑल मतलब होता है सब लोग, तो ऑल इज गुड, और ऑल आर गुड, ऑल आर गुड। तो ई भी होगा आर का,
ऑल के साथ इज का भी प्रयोग होता है और वाज का। ऑल इज गुड का मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल आर गुड मतलब सब लोग ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब लोग ठीक ठाक है, उसी के अनुसार बताए। सब लोग का मतलब होता आर, हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है मतलब इज। माई गोल्ड फिश इज डाइंग। गोल्ड फिश जो है एक मछली होती है, इसका प्लूरल नहीं होता गोल्ड फिश, इसका फिशेस नहीं होता। तो माई गोल्ड फिश इज डाइंग आर डाइंग, दोनों में से कोई सही, दोनों में से सही होगा, ये भी सही होगा, इससे सही होगा। एक है और एक से अधिक है, दो या तीन है, एक है तो इज लगेगा और एक से अधिक है तो आर लगेगा। डू यू फॉलो माई पॉइंट? इसी तरह से ए सन एंड ए टीचर, तो गाइस इसी तरह से और भी सारे एक्सेप्शन हैं। आप जो है क्या कीजिएगा कि ये सिंगुलर प्लूरल जो इज एंड आर का है और वाज वेयर का है, आप इसे बिल्कुल कंफर्म हो जाइएगा, क्लियर हो जाइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो प्लूरल है उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिएगा और जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और इसी तरह से हम ग्रामर के पार्ट में इसको और बताते रहते हैं और बताएंगे भी। जैसे आज एक थोड़ा सा क्लियर किया, अब हमारे जो है जो पीछे का वीडियो है उसको देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो देखने से आप उसको लेकर और इसको लेकर के चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं तो फिर कमेंट में लिखिए कि हमें और समझने की ज़रूरत है, तो आई विल ट्राई माई सेल्फ टू हेल्प हिम आउट। और अच्छा से सीख लेने से कोई भी इसमें पारंगत हो सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टुमारो अगेन विल सी।